तो भाई लोगों, एलिमिनेशन चेंबर स्टार्ट होने से पहले होता है किक ऑफ शो, जिसमें होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए काबुकी वॉरियर्स वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लरे का टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच। और ये मैच सिर्फ शायद इंडी हार्टवेल को इसीलिए दिया गया था तो क्योंकि वो वहीं की रेसलर है, तो शायद रेसल कर लेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन रेसलर है, तो इसलिए भाई ये मैच होता है। और भाई अब किक ऑफ पर ही रखा है तो उससे क्या ही उम्मीद करोगे। तो भाई ये मैच वैसे काफी बढ़िया होता है, लेकिन एंड में यहाँ पर काबुकी वॉरियर्स स्टिल हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस रहती हैं क्योंकि वो इस मैच को अपना फिनिशर लगाकर जीत जाती हैं। उसके बाद जो है पूरा अरीना इंडी हार्टवेल के लिए चेयर भी करता है। देन उसके बाद मेन शो स्टार्ट होता है, जिसमें पहला मैच होता है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच। और भाई क्या ही गजब का मैच ये था। बेकी लिंच और नायोमी जो है मैच की शुरुआत करती हैं, बाकी वुमेन्स जो है वो चेंबर्स में पॉट्स में जो है कैद होती हैं, जहां पर भाई नायोमी काफी जल्दी इस मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं, जिन्हें टिफनी यहां पर एलिमिनेट कर देती है। लेकिन भाई टिफनी की जो परफॉर्मेंस थी इस मैच में वो देखने लायक थी। भाई काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है टिफनी स्टैटन ने, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एक रॉकेट पुश देना चाहती है तो आई थिंक कि ये भी डिजर्व करती है, क्योंकि जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने आज दिखाई है एलिमिनेशन चेंबर मैच में, तो भाई वो शायद डिजर्व करती हैं इस चीज को कि उन्हें आगे जाकर बड़ा मौका मिले। उसके बाद भाई यहाँ पर एंड में बियंका बेलेयर, लिव मॉर्गन और बेकी लिंच बचती हैं इस मैच में, जहां पर इन तीनों के बीच भाई एक लास्ट में काफी रिवर्सल वाला मैच चलता है। लेकिन एंड में यहाँ पर लिव मॉर्गन बाजी मार जाती हैं और वो बियंका बेलेयर को एलिमिनेट कर देती हैं इस मैच से। लेकिन लिव मॉर्गन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं बियंका बेलेयर को एलिमिनेट करके, जिस वजह से खुशी खुशी में भाई पीछे से बेकी लिंच आकर अचानक से लगा देती हैं वन हैंडल स्लैम, और काउंट होता है 1 2 3 और बेकी लिंच इस मैच को जीत जाती हैं और वो जा रही हैं रेसलमेनिया में वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए अगेंस्ट रिया रिप्ली। इसके बाद शो का दूसरा मैच होता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टाइलर बेट, पीट डन वर्सेस द जजमेंट डे, फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट, जिसमें डोमिनिक मिस्टरी यहाँ पर होते हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन मैच के दौरान यहाँ पर टाइलर बेट उनकी शिकायत कर देते हैं कि ये मैच में इंटरप्ट कर रहा है बार बार, तो इस वजह से रेफरी जो है उसे निकाल देते हैं। शिकायत की और निकाल दिया भाई रेफरी ने उसे। लेकिन भाई ये जो मैच होता है ये काफ़ी बढ़िया होता है, एक बैंगर मैच, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मैच होता है। लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही लंबा चला जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा बोरिंग करने लगता है। लेकिन एंड में यहाँ पर भाई टाइलर बेट और पीट डन आई थिंक भाई जीत की कगार पर आ चुके थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट काफी ताकतवर बंदे भाई, वो किक आउट कर देते हैं उनके फिनिशर पर भी। उसके बाद वो दोबारा अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट एंड में टॉप रोप से लगाते हैं डबल, दोनों को भाई टॉप रोप से साउथ ऑफ हेवन भेज देते हैं। और उसके बाद फिन बैलर टैग लेकर कूने प्रा लगा देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं और रहते हैं हमारे स्टिल अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। लेकिन भाई अजीब बात मुझे ये लगी कि जजमेंट डे को जो है ज़्यादा चेयर नहीं मिल रही थी ऑडियंस की तरफ से। ये जो ऑडियंस की बात है ना, मैं भाई लास्ट में तुम्हें बताऊंगा क्या चक्कर था। उसके बाद होता है भाई शो का सबसे बड़ी हाईलाइट भाई, जो कि आई थिंक सबसे बड़ी हाईलाइट था इसकी, द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो, जिसमें ग्रेसन वॉलर आकर इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन वहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी भी होते हैं, वो अपना ऑस्टिन थ्योरी लव स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लोग उन्हें बू करते हैं तो वो ग्रेसन वॉलर को ही बुला लेते हैं। और ग्रेसन वॉलर उसके बाद जो है सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं और सेथ रॉलिंस को काफ़ी अच्छी चेयर मिलती है यहाँ से। देन सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को बुलाते हैं और कोडी रोड्स भाई यहाँ पर सीधा द रॉक को चैलेंज कर देते हैं भाई कि उन्हें चाहिए 1-on-1 मैच द रॉक से कभी भी कहीं भी। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ग्रेसन वॉलर और जो ऑस्टिन थ्योरी भाई वो तो ट्राइबल चीफ और द ब्लड लाइन के ही चर्चे कर रहे थे यहाँ पर। और ग्रेसन वॉलर जो है वो तो भाई ट्राइबल चीफ ने ही भेजे थे, सबसे एक्नॉलेज करवा रहे थे रोमन रेंस को। लेकिन भाई यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रीफाइंग हो जाते हैं, वो रॉक की कॉपी करने लगते हैं, उनके शानदार जो डायलॉग्स हैं, उनके जो मूव्स हैं वो ट्राई करने लगते हैं। और सेथ रॉलिंस भी उनका साथ देते हैं कि हाँ और करो। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो है ऑस्टिन थ्योरी कोडी रोड्स को चिढ़ा रहे होते हैं, तो सेथ रॉलिंस जो है वो ऑस्टिन थ्योरी को बहला फुसला कर पीटने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स लगाते हैं कोडी कटर, उसके बाद सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगा देते हैं भाई, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस का जो मेडिकल हालत है भाई, जो उनका जो पैर है वो अब काफ़ी ठीक हो चुका है, यानी कि भाई 1-2 हफ्ते के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। लेकिन क्या भाई द रॉक जो है वो कोडी रोड्स के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। लेकिन जहाँ तक मुझे ये सब कुछ सीन समझ में आया तो शायद चीज़ें जो है वो टैग टीम मैच की तरफ ही जाने वाली हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भी कहा कि वो जो है कोडी रोड्स के साथ हैं, वो जो भी डिसीजन लेगा, यानी कि भाई शायद टैग टीम मैच ही हमें देखने को मिलेगा, जहाँ रोमन रेंस और द रॉक होंगे एक साइड और दूसरी तरफ कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस होने वाले हैं। इसके बाद होता है भाई शो का मेन इवेंट, हमारे लिए भाई यही मेन इवेंट था, मैं सच बता रहा हूँ। मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसकी शुरुआत करते हैं एलए नाइट और ड्रू मैकिंटायर। तो भाई शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया कर देते हैं ये दोनों, यह करके भाई
ड्रू मैकिंटायर को पॉट्स में बजा देते और भाई पूरे मैच में आई थिंक ड्रू मैकिंटायर सबसे ज़्यादा पिटे हैं भाई, क्योंकि वो स्टार्ट में आए थे और उनको हर कोई पीट रहा था भाई, हर कोई एक्चुअल में उनके खिलाफ ही था। और भाई केविन ओवेंस तो बिल्कुल लोगन पॉल के पीछे ही पड़े थे, उसी को धोने पे लगे हुए थे। लेकिन बॉबी लैशली ने भाई यहाँ पर तो एक स्पीयर लगाकर पॉड भी तोड़ दिया। लेकिन बॉबी लैशली यहाँ पर 2 क्लेमोर का शिकार होते हैं जब वो ड्रू मैकिंटायर से लड़ रहे होते हैं और इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। देन उसके बाद भाई एलन नाइट पूरा मोमेंटम ले लेते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन को बीएफटी लगा देते हैं, ड्रू मैकिंटायर को बीएफटी लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो एलिमिनेट करने वाले होते हैं ड्रू मैकिंटायर को पिन करके, यहाँ पर एजे स्टाइल्स आकर अटैक कर देते हैं बुरी तरीके से एलए नाइट पर, चेयर से बजा देते हैं और फिर चेयर के ऊपर ही लगा देते हैं स्टाइल्स क्लैश, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर पिन करके एलए नाइट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स की राइवलरी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है हमें, जिसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को आरकेओ लगाकर एलिमिनेट कर देते हैं इस मैच से। देन लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच हमें लास्ट में फाइट देखने को मिलती है, जिसमें लोगन पॉल एक बढ़िया सा स्पॉट भी देते हैं, एलिमिनेशन चेंबर के पॉड के ऊपर से छलांग लगा देते हैं लोगन पॉल ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और उसके बाद भाई वो कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, वो उठा लेते हैं ब्रास नकल, कहीं से निकालते हैं भाई, वो अजीब जगह से निकालते हैं ग्रास नकल को और फिर लोड करते हैं। लेकिन इतना लोड करते करते भाई रैंडी ऑर्टन आते हैं और एक परफेक्ट आरकेओ लगाते हैं भाई लोगन पॉल को, जो ब्रॉक लेसनर को उन्होंने एक टाइम पर लगाई थी भाई, उस आरकेओ की याद आ जाती है यहाँ पर, और लोगन पॉल को यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन पिन करके। देन मैच होता है भाई रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच लास्ट में 1-on-1। और भाई रैंडी ऑर्टन भाई क्या एक्टिंग कर रहे थे भाई पूरे मैच में भाई, कितनी बढ़िया चीज़ भाई। उन्होंने एक बार जो है केविन ओवेंस को विंटेज ऑर्टन डीडीटी लगाई थी, जो उन्होंने चेंबर के मैट पर लगाई थी, जिस वजह से पूरे मैच में उनकी पीठ में दर्द रहा। और वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे भाई, जैसे सांप रेंगता रहता है नीचे, तो वो एक्चुअल में वाइपर जो है रेंग रहा था पूरी ज़मीन पर, और उठता था, सिर्फ डसता था, आरकेओ लगाता था और फिर से लेट जाता था। रैंडी ऑर्टन को देखकर काफ़ी मज़ा आया। लेकिन यहाँ पर भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हमें लास्ट में जो है इन दोनों के बीच फाइट देखने को मिलती है। और भाई लास्ट में जब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी करते हैं, तो रैंडी ऑर्टन, मैंने कहा ना भाई, वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे नीचे रेंगने की, तो वो खड़े ही नहीं हो पाते हैं ड्रू मैकिंटायर से क्लेमोर खाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये उनका प्लान होता है, ड्रू मैकिंटायर उनके पास आते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से रैंडी ऑर्टन लगा देते हैं आरकेओ। उसके बाद रैंडी ऑर्टन पिन करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर भाई, लोगन पॉल मैच में है भी नहीं, वो आकर लगा देते हैं ग्रास नकल से लकी पंच रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और फिर ड्रू मैकिंटायर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और वो जा रहे हैं रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन की राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि भाई अब रैंडी ऑर्टन डसने वाला है लोगन पॉल को। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए शायद रेसलमेनिया में ये मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन आई थिंक कि एक फैटल 4-वे मैच जो है प्लान किया जा सकता है, क्योंकि भाई एलए नाइट वो बंदा था जो लोगन पॉल से लड़ने वाला है रेसलमेनिया में, ये पहले से ही प्लान है, और उसके ऊपर एजे स्टाइल्स ने अटैक किया, जिस वजह से वो भी उस स्टोरी में इंक्लूड हो चुका है। देन रैंडी ऑर्टन के ऊपर लोगन पॉल ने अटैक किया है, तो रैंडी ऑर्टन भी अब जो है लोगन पॉल के पीछे आएंगे, और केविन ओवेंस तो भाई बिल्कुल हाथ मुंह धो के पड़ चुके हैं पीछे, यानी कि भाई लोगन पॉल के तो लग चुके हैं हर तरफ से, हर कोई उनके पीछे पड़ा है। तो क्या हमें एक फैटल 5-वे मैच देखने को मिलेगा या फिर क्या होगा भाई, देखेंगे आगे चलकर क्या होता है सब कुछ। लेकिन फिलहाल ड्रू मैकिंटायर जा रहे हैं रेसलमेनिया में, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था सब कुछ वैसा ही हुआ है आई थिंक। बस ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पे जो भाई रॉक और रोमन आने थे वो नहीं आए, लेकिन भाई ज़रूर कोडी रोड्स जो है पिटने वाले हैं द रॉक और रोमन रेंज से कहीं ना कहीं पर। तो खैर आगे चलते हैं। इसके बाद शो का मेन इवेंट होता है रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स। और भाई सच बताऊं तो मुझे तो इस मैच में कुछ इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि भाई पहले से ही पता था कि इस मैच का रिजल्ट होने क्या वाला है। स्टोरी काफ़ी अच्छी चल रही थी इन दोनों के बीच, जो कि नाया जैक्स हमेशा धो रही थी रिया रिप्ली को, और अपने ही घर में शो था भाई, तो रिया रिप्ली को थोड़े एडवांटेज मिल गई, जिस वजह से वो मेन इवेंट कर रही हैं। और यहाँ पर एंड में रिपटाइड लगाकर इस मैच को जो है रिया रिप्ली जीत जाती हैं, और भाई ये मैच भी शायद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो भाई यही था एलिमिनेशन चेंबर। तुम्हें कैसा लगा? अगर तुमने लाइव देखा था तो मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारी फीलिंग क्या थी। और भाई ये जो ऑडियंस है ना भाई, तो भाई मुझे तो नहीं पता ये ऑडियंस के साथ क्या चक्कर था या फिर क्या था, क्योंकि इनकी जो चीयर करने की थी या जो रिस्पॉन्स आता है वो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से लोग होते हैं कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा चीयर करते हैं, बू करते हैं, लोगों की आवाज़ सुनने को मिलती है, भाई पूरा अरीना जो है चिल्ला उठता है, इलेक्ट्रीफाइंग रहता है, वो यहाँ पर ज़्यादा मुझे तो फील नहीं हुआ। या फिर भाई शायद मैं
जहाँ पर देख रहा था उसी में कोई दिक्कत होगी। तुम लोग मुझे बताना क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ फील हुआ कि अरीना जो है वो थोड़ा सा बेकार टाइप का था यहाँ पर, यानी कि जो लोग थे वो कुछ ज़्यादा हल्ला वगैरह नहीं कर रहे थे, मतलब चीयर और बू जो होती है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो भाई यही था कुछ हाल चाल, एक नॉर्मल सा पीपीवी ही था भाई, जहाँ पर सिर्फ चेंबर मैचेस ही बढ़िया थे। तो तुम अपने ख्यालात जो है कमेंट में बताओ मुझे, और बाकी भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।